श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 38। निकुंज की अकथ कथा। इस निकुंज विलास का कोई अंत नहीं है, अनंत काल से चल रही है। प्रतिपल नवला किशोरी की नई कांति है और श्याम सुंदर का नेह नवीन है। एक दूसरे का मुख देखते हुए वे प्रीति रस में ऐसे पड़े हैं कि अपना सब कुछ खो चुके हैं। हद है ये इस प्रेम की कि अपनी ईश्वरता भी भुला चुके हैं। एक पास एक साथ रहते हुए वे मृदुहास करते हैं, यही तो अकथ कथा है। संयोग में वियोग है, दोनों मिले हैं, अंग अंग मिले हैं, मन मिले हैं, आत्मा मिली हुई है, फिर भी लगता है कि मिलन अभी हुआ ही नहीं है। इसी को तो अकथ कथा कहते हैं। सखियाँ नींद उठाती है, फिर उन्हें भी युगलवर नए नए लगते हैं। निकुंज नित नूतन रूप बदलता रहता है और इतना ही नहीं, प्रातःकाल से रात्रि तक सभी समय विभिन्न आकृतियों में नित्य विहार फलता फूलता है। क्या अद्भुत है ये निकुंज की रसोपासना। प्रातःकाल ही सखियाँ निकुंज के द्वार पर जाकर वीणा बजाती है, गाती है, युगल को जगाती है। अब ये लाल ललना रात भर सोए भी कहाँ थे, ये सारी रात जागते ही तो बीती थी इनकी। एक दूसरे को देखने में, एक दूसरे में खोने में पूरी रात बिता दी थी। सखियाँ दर्शन करती है, अलके बिखरी हुई है, पलक अलसाए है, नेत्र उनीदे है, वाणी अटपटी है। उप क्या झांकी है। सभी रसिकों ने इसी तरह का चिंतन किया है और ये चिंतन ब्रह्मानंद के चिंतन से कई गुना अद्भुत और दिव्य है। सखियाई ख्याल नहीं रखती युगल का, ख्याल तो श्री जी को भी है सखियों का। और क्यों न हो, सखियाँ है तभी तो युगल की ये प्रेम केली है। सखियाँ ही तो इस लीला विलास को आगे बढ़ाती है। प्रिया प्रियतम की लीलाएं अनंत है। निकुंज में नई नई ऋतुएं आती है और लीलाओं को नवीनता प्रदान कर जाती है। कोई क्रम नहीं है और क्रम हो भी नहीं सकता। वर्षा के बाद बसंत भी आ सकता है, या फिर बसंत के बाद सीधे शरद का आगमन भी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि सब कुछ निकुंज में सखियों की अभिलाषा से ही होता है। कभी दिवाली मनाई जाती है तो दिवाली में निकुंज में शतरंज की बिसात भी बिछ जाती है। दोनों खेलते हैं, पर श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस की भूमि है निकुंज। इसलिए जीतती यह श्री जी है और हारते लालजुई है। पर हार कर भी अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं ये रसिक शेखर। यही तो है अकथ कथा प्रेम की। निकुंज में काल का कोई प्रभाव नहीं है। दिन भर में 6 ऋतुएं तो कई बार आकर चली भी जाती है और हद ये है कि अलग अलग कुंजों में अलग अलग ऋतुएं वास ही करती है। बसंत फिर आ गया, राग रागिनी बदल गए, चल पड़े धमार, पिचकारी की फुहारे, विचित्र रंग उपस्थित हो गया एकाएक। क्योंकि काल की यह गति नहीं है। निकुंज प्रेम देश है और प्रेम में उत्सव अनिवार्य है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ उत्सव होगा ही। उत्सव होगा तो त्यौहार भी होंगे और त्यौहार नित्य है और त्योहारों का संबंध ऋतुओं से है। प्रिया प्रियतम थक कर कुंज में चले जाते हैं तो सखियाँ तुरंत भोग पदार्थ लेकर उपस्थित हो जाती है। नहीं नहीं, इन्हें रसोई बनानी नहीं पड़ती, ये तो सहज भावना से संचालित देश है। चलिए उसी भावमय देश में जहाँ सब कुछ प्रेममय है। अब थक गए हैं युगल सरकार सखी, इनको ब्यारू भोग कराओ। रात्रि के भोग को ब्यारू कहा जाता है। सुंदर गहनों से सजी है श्री जी। अजीब गहना क्या, अंग अंग का सौंदर्य ही तो गहना है। वही तो प्रियतम के नयनों का अंजन है। ये लालजू श्री जी के अंगों को छूने से भी डरते हैं, क्योंकि श्री जी का अंग अत्यंत कोमल है। ज़्यादा एकटक देखते हैं तो डरते हैं कि कहीं नैनों की गर्मी से भी प्रियाजू का मुख कमल कुम्हला न जाए। सखियाँ निहार रही है, पर फिर उन्हें लगता है कि रात होती जा रही है, कहीं भूख ज़्यादा ही लग रही होगी। चौसर खेलकर दिवाली मनाकर थक भी तो गए हैं ना। अरे सखियों, क्या निहारती ही रहोगी युगल को, या इन सुकुमार को ब्यारू का भोग भी लगाओगी। रंगदेवी ने सबको फिर सावधान किया। हम क्या करें, इनको निहारने का सुख अवर्णनीय है।
हम तो सब कुछ भूल जाते हैं। यह रस के लिए नहीं होती सखी, रस ही के लिए कराती है। उप क्या बताओ। ललिता सखी ने रंगदेवी को अपने हृदय की बात बताई। ब्यारू कुंज चलो, अब ब्यारू कुंज में युगल सरकार को भोग लगावे ताकि ये सुकुमार सुखपूर्वक ब्यारू कर सके। रंगदेवी ने कहा और युगल सरकार को लेकर सब सखियाँ चल पड़ी थी। रात्रि हो चुकी है। सुंदर दीपों से सुसज्जित ब्यारू कुंज है। लाल वर्ण के फूल चारों ओर खिले हुए हैं। वातावरण बड़ा ही मनमोहक है। दिव्य आसन है। उस आसन में फूलों की पच्चीकारी बड़ी ही प्यारी लग रही है। उसी आसन में युगल सरकार विराजे है। उनके सामने एक सुवर्ण की चौकी रखी जाती है। उस चौकी पर रेशमी वस्त्र बिछाया गया है। तभी चंपकलता सखी स्वर्ण की झारी में सुगंधित जल लेकर आती है। युगल के हस्त और मुख प्रक्षालन करती है। चित्रा सखी सुवर्ण की थाल में नाना व्यंजन सजा कर लेकर आई, पर ऊपर से रेशमी वस्त्र से ढका हुआ है। जैसे ही उस वस्त्र को हटाती है चित्रा सखी, सज्जित व्यंजन भोग देखकर युगल सरकार आनंदित हो उठते हैं। पिए प्यारी के मन हर्षित हो गए हैं। प्यारी, आज तो ब्यारू भोग को देखकर और या की सुगंध से हमारी रसना तो और रसीली हो गई है। फिर पकवान के स्वाद का तो कहना ही क्या। श्याम सुंदर की बातें सुनकर सखियाँ आनंदित हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को ग्रास दे रहे हैं और सखियाँ इस झांकी का दर्शन करके अपने नेत्रों को शीतल बना रही है। सखी, इस मिष्टान्न का क्या नाम है? श्याम सुंदर मिठाई को हाथ में लेकर सखी से पूछते हैं। हे श्याम, इस मिठाई का नाम है रस भरी। आहा सखी, सच में ही ये तो रस से भरी ही है। ये कहते हुए श्याम सुंदर श्री जी के मुख में रस भरी दे देते हैं, पर आधा ही मुख में देते हैं और आधी रस भरी लेकर अपने मुख में डाल लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अब सार्थक हुआ है इसका नाम रस भरी। सखियों, श्री जी के मुख में जाकर ये सच में रस से और भर गई है। ये सुनते हुए सखियाँ गदगद हो उठती है और बलैया लेकर पानी वार कर पी लेती है। आचमन कराती है सखियाँ तब जब ब्यारू पूरा हो जाता है। ललिता सखी बीड़ी पान बनाकर प्रिया प्रियतम को खिलाती है। नींद आ रही है युगल सरकार को। ये जानकर सखियाँ बड़ी प्रेम से आरती उतारती है और उन्मत्त होकर नाचती है, गाती है, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।